गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 297 सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, स्टैटिक जीके के भी प्रश्न होंगे इसमें और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे, मिक्स है ये। और 20 प्रश्न है इसमें, कोई भी टेस्ट आज नहीं आया है, पहला ही टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी को हैप्पी दिवाली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ग्रीन अयोध्या फंड का प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ग्रीन अयोध्या फंड का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? धारणीय शहरी विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, ग्रीन अयोध्या फंड का उद्देश्य जो है वो पर्यावरण अनुकूल पहल और धारणीय शहरी नियोजन को बढ़ावा देना तथा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण में कमी जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दीपोत्सव 2024 के लिए अधिकांश झांकियां बनाने का दायित्व किस विभाग का है? शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग या सूचना विभाग? इसका आंसर है सूचना विभाग, ऑप्शन नंबर सी। दीपोत्सव 2024 के लिए भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाने वाली 18 झांकियों में से 11 को तैयार करने की जिम्मेदारी है सूचना विभाग की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में क्या अनूठी विशेषता शामिल है? वास्तुकला में कांच का प्रयोग हुआ है, सौर ऊर्जा चलित प्रकाश व्यवस्था है, लोहे का कोई उपयोग नहीं है, ध्वनिक सामग्रियों का उपयोग। देखिए, सबसे अनूठी व्यवस्था है कि लोहे का उपयोग ही नहीं किया गया। ठीक है, लोहे का कोई उपयोग नहीं है, बी है इसका आंसर। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोहे के उपयोग के बिना किया गया है, जिससे इसके स्थायित्व और धारणता में वृद्धि होती है। रामलीला किस प्रकार के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करती है? रामलीला रामायण का नाट्य रूपांतरण है, पारंपरिक नृत्य नहीं है, संगीत समारोह नहीं है, कठपुतली शो नहीं है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ये नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। देखिए, रामलीला एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें रामायण को विभिन्न दृश्यों, संवादों और गीतों के साथ नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल से मेल खाता है? ऋग्वेद ही है ये तो, डी है इसका आंसर। देखिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच रचित ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है और वैदिक साहित्य का आधार है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D आरक्षण से संबंधित है। सरकारी नौकरियां, विश्वविद्यालय, शहरी निकाय या पंचायत? पंचायत है इसका आंसर, ए। देखिए, अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी है? हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, इन सभी राज्यों में स्नो लेपर्ड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन SPIA कार्यक्रम के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की आबादी कितनी है? 718 है। भारत के विभिन्न राज्यों में अनुमानित जनसंख्या इस प्रकार है। लद्दाख में सर्वाधिक है 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में है 21 और जम्मू कश्मीर में है 9। भारत सरकार ने हिम तेंदुओं को उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख प्रजाति के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, फ्लैगशिप स्पीसीज है ये। और लद्दाख स्थित जो हेमिस नेशनल पार्क है या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, उसको विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड कैपिटल। अब ये कुछ प्रश्न चलेंगे इकोनॉमिक्स के, इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? किसी राष्ट्र की कुल संपत्ति में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, किसी देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ है अर्थव्यवस्था में कीमतों में सामान्य वृद्धि,
जिससे रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यह बढ़ती मांग या उत्पादन लागत में वृद्धि जैसे कारकों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी चुनौती है, बताइए। क्या है बड़ी चुनौती? जीवाश्म ईंधन की उच्च लागत, सौर ऊर्जा से उच्च कार्बन उत्सर्जन, ये तो कभी नहीं होगा। सौर संसाधनों में कमी, ये भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है रुकावट और भंडारण संबंधी समस्याएं। देखिए सौर ऊर्जा की अस्थायी विशेषता और भंडारण की लागत निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए समस्या उत्पन्न करती है। प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधान इस बाधा को पार करने का मुख्य साधन है। तो ए है इसका आंसर। सरकारी वित्त के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियां हैं, क्या हैं? सरकारी वित्त के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियां हैं गैर वापसी योग्य प्राप्तियां जो देयता बढ़ाए बिना आय में जुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सरकारी राजस्व प्राप्तियों में कर और गैर कर राजस्व शामिल होते हैं जिन्हें चुकाने की आवश्यकता नहीं होती, जो देनदारियों का सर्जन किए बिना सरकारी कोष में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च में आम तौर पर शामिल होता है क्या? क्या शामिल होता है? सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में आमतौर पर क्या शामिल होता है? ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण जो परिसंपत्तियां या भविष्य के लाभ उत्पन्न करती हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ऋण चुकाना नहीं है, वेतन जैसे नियमित खर्च नहीं है, सीधे तौर पर धन की आपूर्ति बढ़ाना नहीं है। सी है इसका आंसर। देखिए पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे जैसी परिसंपत्तियों पर किए जाने वाला खर्च है। खर्च या व्यय एक ही बात है, जिससे अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ होगा। यह नियमित खर्च से अलग है जिसे राजस्व व्यय द्वारा कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है क्योंकि यह किसी राज्य के भीतर उत्पादित आर्थिक उत्पादन को मापता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी राज्य के भीतर उत्पन्न आर्थिक उत्पादन को मापता है, ठीक उसी तरह से जैसे GDP राष्ट्रीय उत्पादन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण नहीं है? यानी उससे इन्फ्लेशन नियंत्रित तो नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। मुद्रा आपूर्ति में कमी कर दो, इन्फ्लेशन नियंत्रित हो जाएगी। मूल्य नियंत्रण लागू करना, इन्फ्लेशन। सरकारी खर्च को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा। ब्याज दरों में वृद्धि, ये है ए है इसका आंसर। देखिए सरकारी खर्च में वृद्धि से प्रायः मांग बढ़ती है जिससे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसके विपरीत ब्याज दरें बढ़ा दो, मुद्रा आपूर्ति कम कर दो, इन सब से जो है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, पैसे का फ्लो कम कर दो, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ऑपरेशन सद्भावना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सद्भावना का प्राथमिक उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सद्भावना और विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए भारतीय सेना के नेतृत्व में ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सद्भावना और विकास को बढ़ावा देना है, विश्वास और सामाजिक आर्थिक संबंध बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बुनियादी ढांचे का समर्थन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार हैं, चार में से केवल एक ही सही है। कौन सा सही होगा इसमें? भारत की जलवायु के कारण यहाँ सौर ऊर्जा की पर्याप्त क्षमता नहीं है, गलत है। राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत महत्वाकांक्षी और सौर क्षमता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में सौर ऊर्जा की कुल उत्पादित ऊर्जा का 50% से अधिक है।
पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा को निवेश संबंधी कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई एक सही है इसमें, या तो बी सही है या डी सही है। देखिए इसमें बी सही है। बी में है राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत महत्वाकांक्षी सौर क्षमता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यद्यपि वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हैं। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरुआत हुई थी इसकी? वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आती है, भारत में पराली दहन एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है क्योंकि यह फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। इससे कटाई के लिए आवश्यक श्रम कम हो जाता है। यह मृदा क्षरण को रोकता है। यह वायु प्रदूषण और मौसमी धुंध में योगदान देता है। डी ही सही है। यह वायु प्रदूषण और मौसमी धुंध में योगदान देता है। पराली जलाना पंजाब हरियाणा में जलाई जाती है मेनली, और दिल्ली तक पोल्यूशन होता है इसका। देखिए पराली दहन से प्रदूषक निकलते हैं जिससे मौसमी वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विशेषकर सर्दियों में, जिससे स्वास्थ्य और दृश्यता पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या था? भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य था वर्ष 2022 तक सौर क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना। ठीक है, और 2010 में ये शुरू किया गया था। डी है इसका आंसर। तो भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन को वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय सौर मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है योजनाबद्ध विकास। ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक योजना एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसमें सरकारें निरंतर आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती हैं और नीतियां तैयार करती हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लू रेवोल्यूशन है मत्स्य मछली उत्पादन से, तो यहाँ है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड हो गया दूध के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। और डेयरी उत्पाद भी साथ में। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक मिशन है। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। बुलेट पॉइंट से तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 प्रश्न एडेड थे, तो अंतिम प्रश्न होगा ये। तीस्ता नदी का उद्गम डैश से होता है? कहाँ से निकलती है रिवर तीस्ता? छोटा नागपुर पठार से, अमरकंटक पठार से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, या चोलमू झील से? तीस्ता की बात हो रही है। तापी की नहीं बात हो रही। तीस्ता नदी का उद्गम है चोलमू झील, और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में से एक है तीस्ता। तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है चोलमू झील से। ठीक है, और इस चोलमू झील को शो लहामो झील भी कहा जाता है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है, और तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर बहती है। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक से दो बार। ये जो इकोनॉमिक्स के इसमें जो प्रश्न थे वो इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस की परीक्षा में।